तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल पाल आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था तो उसके आगे पढ़ाएंगे। इससे पहले ज़रा अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो हमने आपको क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर भी दिया करिए, कमेंट किया करिए। तो हम अब आपको बढ़ते हैं आगे। हिंदी का विस्तार के बारे में बताया था और उसके बारे में क्या क्या बताया था हमने आपको कि हिंदी शब्द कहाँ से आया था और फिर इसके बाद हिंदी भाषा किस तरीके से आगे बढ़ी थी, कैसे उसका विस्तार हुआ था हमारे देश में, हिंदी भाषा का विस्तार कैसे हुआ था। तो हमने आपको बताया हिंदी भाषा का विस्तार कैसे हुआ था। तो प्राचीन कालीन आर्य भाषा तक हमने आपको बता दिया था। उसके आगे हम आपको बताएंगे मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में, मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में बताएंगे। मध्यकालीन आर्य भाषा। तो हमने आपको उस दिन बताया था कि जो प्राचीन कालीन आर्य भाषा थी हमारी, कौन सी प्राचीन कालीन आर्य भाषा थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये जो चली थी हमारी कहाँ से 1500 ईसा पूर्व से चली थी और कहाँ तक चली थी 500 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद हमारी जो मध्यकालीन आर्य भाषा है वो हमने आपको बताया था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक चलेगी। इसके बाद जो हमने आपको बताया था, इसके बाद हमने आपको बताया था आधुनिक के बारे में क्या बताया था 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। इसको हमने आपको 3 तरह से बताया था। क्या क्या बताया था कि ये 1100 तक भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1400 भी लिखा मिलेगा। तो ये तीनों आपके आंसर सही हैं। और अगर आपको ये लगता है कि अगर ये तीन मतलब कि अगर 2 आंसर आ सकते हैं, 1000 से अब तक आ जाए या 1000 से 1100 आ जाए, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो मतलब आंसर पहला होगा प्रेफरेंस उसको देंगे। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली क्लास थी यहीं तक हमने आपको बताया था, तो ये सारी चीजें समझ में आपको आई होंगी। इसके बाद जो हमने आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत बताया था, तो वैदिक संस्कृत के बाद और लौकिक संस्कृत के पहले एक काल आया था, एक आपके आए थे वैदिक संस्कृत से पहले, वैदिक संस्कृत से पहले और वैदिक संस्कृत के बाद और लौकिक संस्कृत के पहले, लौकिक संस्कृत के पहले, लौकिक संस्कृत के पहले एक महर्षि पाणि आए थे। कौन आया था? इस बीच में आए थे महर्षि पाणि। महर्षि पाणि आए थे। ये एक अपना व्याकरण लाए थे। ये एक अपना अलग व्याकरण लाए थे। ये एक अपना अलग व्याकरण लाए थे। कौन? महर्षि पाणि जो थे ये अपना अलग व्याकरण लाए थे, अलग व्याकरण लाए, जिसे हम अष्टधाई कहते हैं, अष्टधाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वैदिक काल के बाद आया था महर्षि पाणि आए थे। महर्षि पाणि एक अपना अलग व्याकरण लाए थे जिसे हम अष्टधाई कहते हैं। लौकिक संस्कृत अगर पूछा जाता कि व्याकरण कौन लाया था, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो आए थे महर्षि पाणि जी आए थे, तो वो एक अपना अलग व्याकरण लाए थे। यहीं से हमारा प्राचीन कालीन का अंत होता है, यहाँ तक बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या स्टार्ट करेंगे? मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में क्या जानते हैं हम आपको? मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में, मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में हमने आपको भी क्या बताया था, ये कहां से कहां तक चला था, कहां से कहां तक चला था। तो मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक चला था मध्यकालीन आर्य भाषा। हमने आपको बताया प्राचीन कालीन आर्य भाषा। अब हम बता रहे हैं आपको मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया। इसे भी 3 भागों में बांटा गया, इससे 3 भागों में बांटा गया, या इसके 3 काल आए, या 3 भागों में
बांटा गया, या इसके भी 3 काल आए, इसके भी 3 काल आए। तो इसके 3 काल कौन से आए थे? पहला आया था प्रथम प्राकृत काल। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो ये है मध्यकालीन आर्य भाषा, इसको हम बोलते हैं सामूहिक भाषा। सामूहिक भाषा, सामूहिक भाषा बोलते हैं, यानी इसे हम प्राकृत के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? प्राकृत काल के नाम से जानेंगे। यानी मध्यकालीन जो था वो हमारा प्राकृत काल था, मध्यकालीन आर्य भाषा जो थी वो प्राकृत काल थी। तो इसका जो पहला रहेगा हमारा, पहला क्या रहेगा? पहला क्या रहेगा? जो पहला रहेगा हमारा वो प्रथम प्राकृत काल रहेगा। क्या रहेगा? प्रथम प्राकृत काल। तो जो प्रथम प्राकृत काल है वो कहां से कहां तक चला था? ये 600 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है प्रथम प्राकृत काल कितने वर्षों तक चला था, तो 6 वर्षों तक चला था। प्रथम प्राकृत काल कितने वर्षों तक चला था? 600 वर्षों से, यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक। इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? पाली भाषा के नाम से, पाली भाषा के नाम से भी जानते हैं हम इसको। इसका जो दूसरा नाम है वो पाली भाषा है। चलो ना, तो दूसरा नाम हमने आपको बताया पाली भाषा। अब अच्छा, मतलब ये भी तो होता है कि हम कैसे जान जाए कि ये प्रथम प्राकृत काल था? कैसे पता चला हमको? तो ये पता चला, ये हमको पता चलता है कैसे? आवाज तो मारी। तो हमें कैसे पता चला कि ये पाली भाषा है या प्रथम प्राकृत काल है? तो इसके साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य या इसके प्रमाण। प्रमाण इसके कहां से मिले थे? जो प्रमाण इसके मिले थे, कहां से मिले थे? इसकी ये प्रथम प्राकृत काल है, कहां से प्रमाण मिले थे? तो इसके जो प्रमाण हमारे मिले थे वो प्रमाण मिले थे अशोक के शिलालेखों से। अशोक के शिलालेखों से, अशोक के शिलालेखों से। और कहां से? पतंजलि के ग्रंथों से। पतंजलि के ग्रंथों से इसके जो प्रमाण थे कहां से मिले थे? अशोक के शिलालेखों से, पतंजलि के ग्रंथों से। तो हमें अगर पूछा जाएगा कि प्रथम प्राकृत काल कितने वर्षों तक रहा था, तो कितने वर्षों तक रहा था? 600 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 600 वर्षों तक हमारा प्रथम प्राकृत काल चला था। प्रथम प्राकृत काल कितने वर्षों तक चला था? 600 वर्षों तक चला था। इसके प्रमाण कहां से मिले थे? अशोक के शिलालेखों से और पतंजलि के ग्रंथों से। इसके हमारे जो प्रमाण मिले थे वो पतंजलि के ग्रंथों से मिले थे। तो अब देखिए, जो और चीज इसमें मतलब क्या है, जो संपूर्ण बौद्ध साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? वो पाली भाषा में लिखा गया है। यहां से एक बात और चली, क्या? जो संपूर्ण बौद्ध साहित्य है ना, संपूर्ण बौद्ध साहित्य, संपूर्ण बौद्ध साहित्य, संपूर्ण बौद्ध साहित्य किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में ही लिखा गया है। किसे? संपूर्ण बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आपको बताते हैं क्या? प्रथम प्राकृत काल हो गया। अब हम चलते हैं द्वितीय प्राकृत काल के बारे में। कहां चलते हैं? द्वितीय प्राकृत काल के बारे में चलेंगे।
जो हमारा ये है द्वितीय प्राकृत काल। द्वितीय प्राकृत काल कहां से कहां तक चला था? ये 100 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक चला। कहां से कहां तक चला? 100 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक हमारा चला। अब क्या हुआ? इस समय क्या हो रहा था? इस समय क्या हो रहा था कि प्रथम प्राकृत काल का प्रथम प्राकृत काल या पाली भाषा का पतन हो रहा था, का पतन हो रहा था। पाली भाषा और प्रथम प्राकृत काल का बेटा क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। तो जब इसका पतन हो रहा था तो फिर आ कौन रहा था? आ रहे थे फिर कई भाषाएं थी। अच्छा, जैसे हमने आपको उसमें बताया था सामूहिक भाषा के बारे में बताया था, तो जो ये सामूहिक भाषा निकल कर आ रही थी यही हमारी लोकल भाषाएं थी। यही हमारी क्या थी? लोकल भाषाएं थी। सामूहिक भाषा जो थी लोकल भाषाएं क्या थी? लोकल भाषाएं थी। यही हमारी सामूहिक भाषा थी। अच्छा, हमने आपको बताया कि द्वितीय प्राकृत काल 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला। प्रथम प्राकृत काल और पाली भाषा का पतन हो रहा था। तो फिर आ कौन रहा था? तो आ रहा था हमारा शोरसैनी, पैशाची, प्राचल। क्या क्या आ रहा था? कौन आ रहा था? तो शोरसैनी, प्राचल। तो हमने आपको बताया द्वितीय प्राकृत काल में क्या आ रहा था? शोरसैनी, पैशाची, प्राचल, महाराष्ट्री, शोरसैनी, प्राचल, पैशाची, अर्धमगधी, महाराष्ट्री और आपका एक और आ रहा था जिसे हम बोलते हैं मगधी। अच्छा, हो तो गया, हाँ मगधी हो गया आपका। ये भाषाएं हमारी आई थी। तो इतना उम्मीद करता हूं आपको आ रहा होगा कि प्रथम प्राकृत काल का अंत हुआ, पाली भाषा का अंत हुआ तो क्या आया? शोरसैनी आया, प्राचल आया, पैशाची आया, अर्धमगधी आया, महाराष्ट्री आया और मगधी आया। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। कौन सी बेटा? मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला था। फिर इसके बाद इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय। तो अब हमने आपको बताया कि प्रथम प्राकृत काल कहां से कहां तक? 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक चला था। दूसरा नाम बेटा इसका प्रथम प्राकृत काल का दूसरा नाम पाली भाषा है। इसके प्रमाण अशोक के शिलालेखों से, पतंजलि के ग्रंथों से मिले। संपूर्ण बौद्ध साहित्य पाली भाषा है। संपूर्ण बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में है, पाली भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में है, पाली भाषा में है। फिर इसके बाद बेटा हमने आपको बताया द्वितीय प्राकृत काल 100 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक चला था। 100 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसी काल में क्या हुआ? प्रथम प्राकृत काल या पाली भाषा का पतन हो रहा था। इसके बाद शोरसैनी, प्राचल, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी और पैशाची, ये भाषाएं क्या कर रही थी? इन भाषाओं का उद्गम हो रहा था या ये आ रही थी। तो इसके बाद जो अर्धमगधी है महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर। जो अर्धमगधी है ना, अर्धमगधी, ये यूपी बिहार में ज्यादा बोली जाती थी। ये यूपी और बिहार में ज्यादा बोली जाती थी। यूपी बिहार में ज्यादा बोली जाती थी। एक चीज और बेटा अर्धमगधी के बारे में बताएंगे हम आपको। जो अर्धमगधी है, जो महावीर स्वामी है जैन तीर्थंकर, ये इसी समय आए थे। और जैन साहित्य के लिए प्राकृत काल, जो जैन साहित्य है ना बेटा, जैन साहित्य के लिए, जैन साहित्य का एक नोट बना लो यहां से, नोट। जो जैन साहित्य है, तो जैन साहित्य कौन से काल में आया था?
तो प्राकृत काल में आया था। कौन से काल में आया था? प्राकृत काल में। जैन साहित्य, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर। इतनी बातें आपको समझ में आई बेटा? इतनी बातें। जैन साहित्य जो है बेटा, जैन साहित्य वो प्राकृत काल के लिए, मतलब जैन साहित्य है ना, तो वो प्राकृत काल में ही आया था। तो प्राकृत काल में ही जब आया था तो इसकी हम एक चीज और आपको बताएंगे कि जो महावीर स्वामी थे ना, ये जैन तीर्थंकर थे। क्या थे ये? जैन तीर्थंकर थे। तो इतनी बातें बेटा आपको समझ में आई होंगी, इतनी बातें समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने तृतीय प्राकृत का। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, जब तृतीय काल आया था बेटा, जब तृतीय काल आया था तो तृतीय काल फिर प्राकृत काल नहीं रहा। जो तृतीय काल आया हमारा वो प्राकृत काल नहीं रहा, वो हमारा बन गया अपभ्रंश काल। जो बेटा हमने आपको बताया प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल, फिर इसके बाद अब हम तीसरा जो पार्ट था हमारा, तीसरा भाग है, तीसरा जो भाग है बेटा, तीसरा भाग है, तो ये तृतीय काल रहा। क्या रहा? तृतीय प्राकृत काल। तो ये तृतीय प्राकृत काल नहीं रहा, केवल तृतीय काल रहा था। क्या रहा था? तृतीय काल। यानी कि इस काल में प्राकृत काल का अंत हो गया था पूरी तरीके से। तो फिर ये क्या हो गया था? तृतीय काल। तृतीय काल, तृतीय काल में क्या हुआ? प्राकृत का अंत हुआ, प्राकृत का अंत हुआ, प्राकृत का अंत हुआ, अपभ्रंश का उदय होना, अपभ्रंश का उदय होना या अपभ्रंश, अपभ्रंश का चलन में ज्यादा आना, अपभ्रंश का चलन में ज्यादा आना, यानी अपभ्रंश भाषाएं ज्यादा आ रही थीं। अपभ्रंश, अपभ्रंश काल। तो क्या हुआ बेटा? प्राकृत काल का अंत हुआ, अपभ्रंश, अपभ्रंश काल हमारा, अपभ्रंश काल हमारा स्टार्ट हो गया था। ये भी क्या था? सामूहिक भाषा थी। ये भी जो अपभ्रंश था ना बेटा, ये भी क्या थी? सामूहिक भाषा थी। सामूहिक भाषा, ये भी क्या थी बेटा? सामूहिक भाषा थी। ये भी सामूहिक भाषा थी। फिर इसके बाद बेटा अर्थ इसका क्या था? अर्थ बिगड़ा हुआ। अर्थ क्या था इसका? अपभ्रंश का अर्थ क्या था? अपभ्रंश का बेटा अर्थ क्या था? अपभ्रंश का अर्थ था बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। अर्थ इसका था बिगड़ा हुआ, टूटा फूटा। अर्थ कैसा था बेटा? टूटा हुआ। सबसे पहले इसका प्रयोग कहां हुआ? बिगड़ा हुआ। अर्थ कैसा था? बिगड़ा हुआ। और इसका सबसे पहले बेटा प्रयोग कहां पे प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया गया था, सबसे पहले प्रयोग किया गया था, सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग पतंजलि ने किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग पतंजलि ने किया था। तो आपको इतना बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रथम प्राकृत काल था, प्रथम प्राकृत काल में प्राकृत काल का अंत हुआ, तृतीय काल जो था उसमें प्राकृत काल का अंत हुआ, अपभ्रंश काल का उदय हुआ। जब अपभ्रंश का अर्थ क्या था? अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ये भी सामूहिक भाषा थी। हमने आपको ये बताया हुआ था पहले ही कि जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा थी वो सामूहिक भाषा। सामूहिक भाषा का अर्थ है कि कई भाषाओं का उदय होना, यानी कि जो लोकल भाषाएं उस समय चल रही थी उसका उदय हुआ था। तो प्राकृत काल अगर पूछा जाएगा आपका कि 3 जो काल आए थे मध्यकालीन आर्य भाषा में, तो प्राकृत काल कौन कौन से समय चला था? तो प्राकृत काल के लिए आपको बताया जाएगा कि प्राकृत काल जो हमारा चला था वो प्रथम में और द्वितीय में। तो आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे बोलेगा प्राकृत काल कब से कब तक रहा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा
कि प्राकृत काल कब से कब तक रहा। ऑप्शन में आपको देगा, ऑप्शन में आपको देगा, पहला ऑप्शन क्या दे देगा, पहला ऑप्शन आपको जैसे दे देगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक दे देगा, 1000 ईस्वी तक दे देगा, और दूसरा दे देगा 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, है ना, और तीसरा ऑप्शन दे देगा दोनों, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। चौथा जो ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि सबके दिमाग में यह चलेगा कि जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी वही तो हमारी प्राकृत काल है, वही तो हमारा प्राकृत काल है, और सब लोग क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, सब लोग इसको टिक कर देंगे। लेकिन हमारा यही तो उत्तर गलत हो गया, यही तो हमारा उत्तर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा काल चला था वो प्राकृत काल हमारा यहां से यहां तक चला था, सॉरी, जो प्राकृत काल था हमारा वो कहां से कहां तक रहा था, ये रहा था। और फिर इसके बाद हमारा जो 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व से लेकर कहां से कहां तक चला था हमारा, पहले 500 से चला हमारा, 500 से 100 ईस्वी तक चला, 500 ईसा पूर्व से, फिर 100 से 500 ईस्वी तक चला, ये हमारा प्राकृत काल रहा था। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, कुछ लोग जो होंगे वो ये टिक कर देंगे, और कुछ लोग प्रथम प्राकृत काल देख के तो इसको टिक कर देंगे। तो ये तो हमारे दोनों गलत हो गए, ये हमारे दोनों गलत हो गए। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि प्रथम प्राकृत काल तो था, यहां भी था, यहां भी था, तो ये कर देंगे। लेकिन नहीं, आंसर हमारा कौन सा सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कब से कब तक चला था, तो हमारा जो सही इसका उत्तर हो जाएगा, जो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक प्राकृत काल चला था। फिर इसके बाद जो हमने तृतीय प्राकृत काल आपको बताया, तृतीय प्राकृत काल, जो तृतीय काल था, तो तृतीय काल हमारा कहां से कहां तक चला था, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हमारा चला था तृतीय काल। क्या चला था बेटा, तृतीय काल, क्योंकि वहां पर हमारा प्राकृत काल का तो अंत हो गया था, प्राकृत काल का हमारा वहां से अंत हो गया था। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आ रही, क्लास अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में बेटा कंजूसी मत किया करिए, अगर आपको लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरीके से हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको और अच्छा से अच्छा मैटर आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको बेटा समझ में आएंगी, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं, हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा यहां से समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक आर्य भाषा। कहां बढ़ते हैं बेटा, आधुनिक आर्य भाषा की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक कालीन आर्य भाषा। तो ये जो तीसरा हमारा था, हमने आपको बताया था आधुनिक कालीन आर्य भाषा। तो जो आधुनिक कालीन आर्य भाषा हमने बताया था, वो कहां से कहां तक आपको बेटा बताया था, कहां से कहां तक बताया था, तो हमने आपको बताया था 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, अब तक। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए बेटा, आधुनिक काल आने से पहले, आधुनिक काल आने से पहले देखिए, आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल क्या हो रहा था, अपभ्रंश काल का पतन हो रहा था। अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल का पतन, इसका बेटा क्या हो रहा था, अपभ्रंश काल का पतन हुआ।
अपभ्रंश काल का पतन हो रहा था और फिर इसके बाद आधुनिक काल आया हमारा। फिर क्या आया? आधुनिक कालीन आर्य भाषा आ रहा था, इसका पतन हो गया। आया कौन? आधुनिक कालीन आर्य भाषा आई। लेकिन आधुनिक कालीन आर्य भाषा के आने से पहले और इसके बीच में, यानी कि आधुनिक आर्य भाषा, यहां पर एक अपभ्रंश काल अपभ्रंश काल का पतन हो रहा था बेटा। तो ये तो पतन हो गया, इसका उदय हुआ और इसके बीच एक आया था अपहट। क्या है बेटा? अपहट आया। क्या आया था बेटा? अपहट आया। तो अपहट आया बेटा। तो अब हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर अब आपको यहां पर मिल जाएगा। शायद आपको याद हो, हमने पूछा था कीर्तिलता किससे संबंधित है? कीर्तिलता किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था बेटा। तो उसका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो अपहट एक बहुत कुछ समय के लिए अपहट काल आया था। क्या आया था? कुछ समय के लिए एक अपहट काल आया था। अपभ्रंश काल का पतन हुआ, आधुनिक कालीन आर्य भाषा का उदय हो रहा था और इसके पतन के बाद कुछ समय के लिए आया और इसके उदय के पहले कुछ समय के लिए अपहट काल आया था। क्या आया था? अपहट काल आया था। यहीं पर एक विद्यापति की रचना कीर्तिलता विद्यापति की रचना कीर्तिलता, ये कब आई थी? तो ये आई थी अपहट में, अपहट काल में। कौन से काल में आई थी बेटा? अपहट काल में। कीर्तिलता की जो रचना थी, कीर्तिलता जो थी रचना है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता अपहट काल में आई थी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जो क्वेश्चन पूछा था बेटा, उसका आंसर यहां से मिल गया ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। ये अपहट काल में देखी गई थी, ये इसी काल में मतलब देखी गई थी। जो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, ये अपहट काल में देखी गई थी। अपहट काल में देखी गई। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अपहट काल को एक नोट लिख लीजिए। अपहट काल जो है बेटा, अपहट काल, इसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। अपहट काल को, जो अपहट काल है, इसको संक्रमण कालीन या संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा काल कहते हैं। के नाम से भी जानते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम बताते हैं बेटा कि जो अपभ्रंश काल था, अपभ्रंश काल का मतलब क्या हुआ था, हमने उसमें बताया था शोरशैनी, ये सारी चीजें आपको बताई थी। फिर यहां से अब जो हमारी भाषाएं आई थी, तो क्या क्या आई थी? अब जो हमारा हमने आपको वहां पर बताया था शोरशैनी, पैसाची, प्राचल, अर्धमगधी, मगधी, महाराष्ट्री बताया हुआ था। तो वहां पर वो काल हमारा कब आया था? वहां काल हमारा कहाँ आया था? द्वितीय में आया था। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि जो हमारा अपभ्रंश आया, फिर क्या आया? हमारा अपभ्रंश काल आया। तो जो अपभ्रंश काल आया था, तो इसका अर्थ क्या था? हमने बताया था बिगड़ा हुआ अर्थ। क्या बताया था? बिगड़ा हुआ। तो फिर इसी से जो शोरशैनी था, शोरशैनी हमने आपको बताया था, तो आया फिर शोरशैनी अपभ्रंश। क्या आया? शोरशैनी अपभ्रंश, शोरशैनी अपभ्रंश। ये क्या था बेटा? ये यहां पे ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती,
फिर इसके बाद दूसरा जो हमने आपको बताया अर्धमगधी, अपभ्रंश। तो अर्धमगधी अपभ्रंश में क्या हमने आपको बताया? अर्धमगधी अपभ्रंश में हमने आपको बताया पूर्वी हिंदी, क्या बताया बेटा? इसको पूर्वी हिंदी के नाम से जाना गया, पूर्वी हिंदी के नाम से। यहां पर क्या हुआ? बघेली, छत्तीसगढ़ी, और अवधी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीजें समझ में आई बेटा। क्या हमने बताया कि शोर सैनी अपभ्रंश, जब अपभ्रंश आया, अभी हमने आपको शोर सैनी बताया, पैसाची बताया, प्राचल बताया, ये सारी चीजें आपको हमने बताई थी। तो अभी क्या हुआ? हमने आपको बताया शोर सैनी अपभ्रंश, फिर क्या हुआ? अपभ्रंश आ गया, अर्थ बिगड़े हुए, मतलब अर्थ क्या हुआ? अपने हिसाब से जैसा जो अर्थ बनाया उसे बना दिया। तो शोर सैनी अपभ्रंश आया, अर्धमगधी अपभ्रंश आया, इसी तरीके से पैसाची अपभ्रंश आया, फिर इसके बाद क्या आया? पैसाची अपभ्रंश आया, फिर क्या आया? पैसाची अपभ्रंश आया, पैसाची अपभ्रंश आया। इसमें क्या? लहंदी एक भाषा थी। क्या थी बेटा? लहंदी एक भाषा थी और एक पंजाबी भाषा थी, जो लहंदी है वो इस समय पाकिस्तानी में बोली जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? ये पाकिस्तानी है। ये कौन सी भाषा है? ये पाकिस्तानी, यानी ये पाकिस्तान में बोली जाती है लहंदी। तो लहंदी बेटा कहाँ बोली जाती है? पाकिस्तान में बोली जाती है। तो पैसाची अपभ्रंश लहंदी थी और एक यहाँ की पंजाबी थी। फिर इसके बाद हम प्राचल अपभ्रंश की बात करेंगे। तो प्राचल अपभ्रंश क्या है बेटा? प्राचल अपभ्रंश जो हमारा है ये सिंधी, अपभ्रंश, यहां पर हिंदी बोली जा रही थी। यहां पर क्या बोली जा रही थी? हिंदी बोली जा रही थी। प्राचल अपभ्रंश में बेटा हिंदी बोली जा रही थी। फिर इसके बाद खश अपभ्रंश आया। क्या आया बेटा? खश अपभ्रंश, फिर इसके बाद आया हमारा मगधी अपभ्रंश। यहां पहाड़ी बोली जा रही थी, पहाड़ी भाषा बेटा। क्या बोली जा रही थी बेटा? पहाड़ी भाषा बोली जा रही थी। फिर इसके बाद क्या आया? फिर इसके बाद हमने आपको खस बता दिया। खस के बाद जो हमारा आया था मगधी अपभ्रंश। क्या आया बेटा? मगधी अपभ्रंश। तो हमने आपको बताया खश अपभ्रंश बताया, मगधी अपभ्रंश में बेटा क्या बोला जाता था? बिहारी, असमिया, बंगाली, उड़िया। बिहारी क्या बताया बेटा? बिहारी, असमिया और उड़िया, ये भाषाएं बोली जा रही थी। मगधी अपभ्रंश में क्या बेटा बोली जा रही थी? मगधी अपभ्रंश में बिहारी, असमिया, उड़िया बोली जा रही थी। फिर इसके बाद महाराष्ट्री की बात करेंगे। महाराष्ट्री अपभ्रंश आया। महाराष्ट्री अपभ्रंश में क्या बेटा बोला रहा था? मराठी बोली जा रही थी बेटा। क्या बोली जा रही थी? मराठी भाषा बोली जा रही थी। ये सारी चीजें समझ में आई बेटा, ये सब चीजें समझ में आई। हमने आपको क्या बताया? जब आधुनिक कालीन आर्य भाषा आया, कहां से कहां तक? 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चला। फिर इसके बाद हमने आपको बताया अपभ्रंश काल का पतन हुआ। इसी में क्या हुआ? अपभ्रंश काल का पतन हो रहा था और उदय क्या हुआ था? आधुनिक कालीन उदय हो रहा था। लेकिन उसके बीच, इसके पतन के बाद और इसके उदय के पहले
उदय से पहले अपहट काल, एक कुछ समय के लिए एक अपहट काल आया था और उस अपहट काल में ही एक रचना लिखी गई थी। उस रचना का नाम है कीर्तिलता। किसने लिखी थी? विद्यापति ने लिखी थी। विद्यापति ने इसी काल में, मतलब जो विद्यापति की एक रचना थी, विद्यापति की एक रचना थी कीर्तिलता, उसको अपहट काल में देखा गया और अपहट काल को ही संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा अर्थ बिगड़ा हुआ क्या था? अपभ्रंश। फिर सोरसैनी अपभ्रंश आया, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी गुजराती, ये सारी चीजें आई। फिर इसके बाद हमारा आता है अर्धमगधी। अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी, बघेली, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ी, अवधी, पैशाची में लहंदी और पंजाबी। लहंदी हमने आपको बताया, लहंदी कहाँ बोली जाती है बेटा? पाकिस्तानी में बोली जाती है। प्राचल अपभ्रंश आया था, हिंदी बोली जाती है। खस अपभ्रंश आया, खस अपभ्रंश में पहाड़ी भाषा बोली जाती है। मगधी अपभ्रंश में बिहारी, असमिया, उड़िया के नाम से जानते भाषा बोली जाती थी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के नाम, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो था वो हमारा मराठी बोली जाती थी। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्राचीन कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा के बारे में सबको आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आपको क्या, अच्छा संस्कृत। संस्कृत क्या है? अंतर क्या है संस्कृत और हिंदी में? संस्कृत और हिंदी में अंतर क्या है? जो प्रत्यय, मतलब आपने कारक पढ़े होंगे तो एक नोट लिख लीजिए। संस्कृत और हिंदी में अंतर क्या है? जो संस्कृत है ना बेटा हमारा, संस्कृत ये क्या है? संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट भाषा है। ये क्या है? संश्लिष्ट भाषा है। कौन? संस्कृत। और हिंदी क्या है बेटा? हिंदी क्या है? हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। विश्लिष्ट भाषा है। कैसे? कैसे विश्लिष्ट भाषा है और कैसे संश्लिष्ट भाषा है? कैसे हुआ यह? देखिए, मनुष्यस्य संस्कृत में बोलते हैं मनुष्यस्य, मनुष्यस्य बोलते हैं ना बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं? मनुष्य का, मनुष्यस्य। तो जो ये है ना बेटा, ये हमारा कारक है। क्या है? कारक है। और जैसे इसमें हमने बोला मनुष्य का, हिंदी में उसको बोलते हैं मनुष्य का। तो यहां पर कारक क्या है? यहां पर कारक ये है, यहां पर कारक क्या है? ये है। तो यहां पर ये हमारा कारक है। तो संश्लिष्ट क्या है? संश्लिष्ट का मतलब होता है कारक चिपका हुआ होगा, शब्द से, शब्द से चिपका होगा, चिपका हुआ है। कारक शब्द चिपका हुआ, मतलब संश्लिष्ट भाषा क्या है? कारक शब्द चिपका हुआ। तो यहां से हमने आपको बताया संस्कृत क्या है? संस्कृत एक विश्लिष्ट भाषा है और हिंदी जो है वो, सॉरी, संस्कृत एक संश्लिष्ट भाषा है और जो हमारी हिंदी है ये विश्लिष्ट भाषा है। तो ऐसा कैसे? तो हमने आपको मनुष्य बोला, मनुष्य, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा कारक है। ये क्या है? कारक है। और जैसे मनुष्य का, तो यहाँ पर का क्या है? कारक है। तो हिंदी में क्या हुआ? मनुष्य का, संस्कृत में मनुष्य। तो दोनों में कारक आ रहा है, लेकिन एक में चिपका हुआ आ रहा है और एक में अलग से आ रहा है। तो ये डिफरेंस है हमारा विश्लिष्ट और संश्लिष्ट में, संस्कृत और हिंदी में। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अच्छा, एक चीज और है, प्राकृत काल का जो व्याकरण था, जब हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि जो व्याकरण थे ना, अष्टाध्यायी कौन लाया था? तो एक महर्षि पाणिनि जी जो आए थे वो एक अपना अलग व्याकरण लाए थे। और जो प्राकृत काल का अंतिम, नोट लिख लीजिए यहां से बेटा, एक प्राकृत साहित्य, प्राकृत साहित्य का अंतिम जो व्याकरण था, अंतिम व्याकरण, अंतिम व्याकरण वरुरुचि कौन लाए थे? वरुरुचि। अंतिम व्याकरण कौन लाया था?
वरुचि ने दिया। अंतिम व्याकरण किसने दिया? वरुचि ने दिया। तो ये बात समझ में आ गई। प्राकृत काल बेटा समझ में आ गई कि प्राकृत साहित्य का अंतिम व्याकरण किसने दिया था? प्राकृत काल का अंतिम व्याकरण जो थे वरुचि ने दिया था। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा आपको। तो सबसे पहले क्या हुआ, अभी अब आपको एक क्रम बताते हैं बेटा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था। हमने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले क्या? आदिम भाषा आई। आदिम भाषा आई। आदिम भाषा से क्या आया था बेटा? संस्कृत। जो हमारे देश में आई थी वो संस्कृत आई। तो संस्कृत आया, आपको हमने संस्कृत पढ़ाया। संस्कृत के बाद क्या आया बेटा? संस्कृत के बाद पाली भाषा आई। क्या आई बेटा? पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद क्या आया? पाली भाषा के बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद फिर क्या आया? अपभ्रंश के बाद क्या आया? अपभ्रंश के बाद बेटा क्या क्या आया था? अपभ्रंश के बाद अपहट आया। क्या आया बेटा? अपहट आया। अपहट काल आया था। क्या आया था? अपहट काल आया था। अपहट काल के बाद फिर अपभ्रंश काल आया था। फिर अपभ्रंश, और उसके बाद फिर आई थी हिंदी। उसके बाद क्या आई थी बेटा? हिंदी आई थी। ये हमारा क्या है? ये हमारा सीरियल है। ये क्या है? हमारा सीरियल है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आई होंगी। ये जो हमारा हिंदी का विस्तार था, यहां तक हमने आपको पिछली क्लास में प्राचीन कालीन आर्य भाषा बता दिया था। फिर आज हमने आपको आधुनिक कालीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा दोनों बता दिया है। यहीं से हमारा आधुनिक कालीन आर्य भाषा और सारी चीजें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा शोर सैनी अपभ्रंश होता है कितनी, अब अगले आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वो क्या हम आपको बताएंगे कि 5 उपभाषा और 18 या कहीं कहीं पर 17 बोलियां, इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद यहीं से हमारी चीजें ये समाप्त हो जाएंगी कि हिंदी का विस्तार कैसे हुआ था। फिर इसके बाद हम आपको व्याकरण की तरफ भी चलेंगे। जो हमारा हिंदी का व्याकरण जहां से स्टार्ट होगा उसके बारे में हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद, जिंदाबाद, जबरदस्त। उम्मीद करता हूं सब लोग आप लोग अच्छे होंगे और इसी तरीके से वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।